Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. Today, very important chapter, Indian Stamp Act में सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 आज डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए, सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, 3 सेक्शन करेंगे। सेक्शन 1, 2, 3 पिछले वीडियो में किए थे। तो सेक्शन 4, सेक्शन 5, लिस्ट ऑफ रेट्स ऑफ चार्जेबल स्टैम्प ड्यूटी एज पर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी कैसे लगनी चाहिए। पिछले में बताया था किन किन इंस्ट्रूमेंट्स पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। तो आइए, तो सेक्शन 4 अप्लाई सेल, मॉर्गेज एंड सेटलमेंट। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि ये सेक्शन 4 कहाँ लगता है, जहाँ सेल है, मॉर्गेज है या सेटलमेंट है। तो इसमें क्या है, सेक्शन 4 क्या कहता है, सिंगल ट्रांजैक्शन है और सिंगल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी कैसे लगेगी। स्टैम्प ड्यूटी प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट पे फुल लगेगी और सब्सिडरी जो उसके दूसरे सब्सिडरी हैं उन पर ₹1 लगेगी। तो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा जो पार्टी है, जो जैसे सेल करती है, मॉर्गेज करती है, सेटलमेंट करेगी। तो वो पार्टी पर डिपेंड करेगा कि प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट किसको माना जाए। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल ट्रांजैक्शन और उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए मोर देन 1 इंस्ट्रूमेंट जहाँ हो, क्योंकि उसके बिना वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती। तो उस केस में जो स्टैम्प ड्यूटी है वो कैसे लगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगी फुल जो एज पर शेड्यूल 1, तो और बाकी पे सब्सिडी पे ₹1 से काम चल जाएगा। सपोज ए कोई ओनर है, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, बी को ये बायर है, प्रॉपर्टी बायर करता है, ये सेल है। तो यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल हो गया 1। तो ओनर बी को करता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि जो पावर ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी किसको है, प्रॉपर्टी कजन को है, कजन या किसी रिलेटिव को समझिए, तो उसको है। तो इसकी जो कंसेंट, इसकी कंसेंट ज़रूरी है, कंसेंट ज़रूरी है। इसकी कंसेंट के बिना ये डील कंप्लीट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अब क्या होगा, तो कंसेंट क्योंकि मैंडेटरी है, कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन बनती हैं। एक तो बनेगी सेल डीड, एक इंस्ट्रूमेंट सेल डीड का बनेगा, दूसरा कंसेंट डीड। तो इस केस में जो स्टैम्प ड्यूटी है, ये जो प्रिंसिपल मेन पर्पस था सेल का, और सेल कंप्लीट जब होगी, जब इसकी कंसेंट ली जाएगी, तो कंसेंट डीड। लेकिन इंस्ट्रूमेंट 2 हैं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी इस पर लगेगी फुल और इस पर लगेगी ₹1। ये कहना चाहता है यहाँ पर ये है कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़े। तो अगर दोनों पे स्टैम्प ड्यूटी लेंगे तो ये थोड़ा जस्टिफाई नहीं होगा। इसीलिए ये उदाहरण दिया गया है ताकि आप लोग समझ सके कि सेक्शन 4 में क्या है। दूसरा, एक ए कोई है भाई समझिए, बी भाई को गिफ्ट करता है प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टीज गिफ्ट की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो ए ने बी को गिफ्ट कर दी और गिफ्ट डीड बन जाएगी। लेकिन ये जो ए है, ये कहता है कि मेरे जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, लिविंग एक्सपेंसेस मेडिकल और दूसरे हैं, वो मैं खर्चे कहाँ से मीट आउट करूँगा। तो ये जो बी है ये कहता है, और ए को ये मॉर्गेज कर देता है, मॉर्गेज
उसी प्रॉपर्टी को। जब तक ये जिंदा है उसको ये इसके खर्चे बी मेंटेन करेगा, और ये मॉर्टगेज जब तक रहेगा जब तक ये लिविंग है। तो यहाँ पर भी दो डीड बन गई, एक तो सेल गिफ्ट डीड बनी, गिफ्ट डीड, और दूसरी मॉर्टगेज डीड। तो यहाँ पर क्या होगा, गिफ्ट डीड पर फुल स्टैंप ड्यूटी और इस पर ₹1 से काम चल जाएगा। तो सेक्शन ये कहता है किसी भी सिंगल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए अगर आपको 2 इंस्ट्रूमेंट या एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट पे फुल, और बाकी सब्सिडी जितने भी हैं 2-3 जितने भी बनते हैं तो उन पर जो स्टैंप ड्यूटी है वो ₹1 से लगेगी। अब देखिए सेक्शन 5 इसका रिवर्स है। सेक्शन 5 क्या कहता है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शन कई एक हैं और एक मिला के एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाता है। डिस्टिंक्ट मैटर भी अलग अलग हैं। तो स्टैंप ड्यूटी क्या होगा, ऑन एग्रीगेट अमाउंट ड्यू टू मल्टीफेरियस ट्रांजैक्शन, इसका मतलब रिवर्स हो जाएगा। मान लिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन सिंगल गलती से बनाई है टैक्स बचाने के लिए, वो नहीं चलेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन मल्टीपल हैं, और उसके लिए क्या करना, एग्रीगेट 2 या 3 जितनी भी डीड या जो भी बनेगा उन पर आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। सपोज कोई पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप है जिसमें 3 ABC हैं, तो ये डिजोल्यूशन होता है। डिजोल्यूशन के केस में किसी कारण डिस्प्यूट हुआ और ये डिजोल्यूशन हुआ तो एक तो डिजोल्यूशन डीड बनेगी, दूसरा इनकी कुछ एसेट्स होंगी, वो इस ABC जो कंपनी है इसकी एसेट्स भी होंगी, लायबिलिटी भी होंगी, लायबिलिटीज। तो एसेट्स तो इन्होंने बांट ली, लेकिन लायबिलिटी के लिए क्या किया जाएगा, तो ये इंडिविजुअल फॉर्म में बॉन्ड भरते हैं लायबिलिटी पे करने के लिए। बॉन्ड्स तीनों ने ABC बॉन्ड भरे और एक ही बॉन्ड में तीनों का वर्णन किया। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि स्टैंप ड्यूटी यहाँ पर बचाई जा सकती है। स्टैंप ड्यूटी डिजोल्यूशन डीड पे भी लगेगी और बॉन्ड पर भी लगेगी, जो बॉन्ड वाला जो एग्रीमेंट है लायबिलिटी पे करने का। तो एक तो ये एग्जाम्पल था। दूसरा देखिए, कोई कंपनी है और उसके 2 जने शेयर लेते हैं, B मान लिया शेयर होल्डर हैं, और B कहता है मेरे पास टाइम नहीं है और मैं आपको A को अथॉरिटी देता है कि आप मेरे भी शेयर आप सेल करो। तो A शेयर करेगा, तो A और B 2 शेयर होल्डर हैं, ये शेयर होल्डर्स। तो A को अथॉरिटी है तो A क्या करता है, 20 शेयर्स अपने प्लस 20 शेयर्स B के बेचता है, और वो एक ट्रांजैक्शन बनाता है। तो ताकि सपोज इनके 20 और सपोज करो 20 शेयर B के बेचता है, तो वो उनकी मान लिया स्टैंप ड्यूटी पड़ती है ₹500, दोनों की ₹500 पे किया, तो ये गलत होगा। तो होना क्या है, देखिए A ने सेल्फ अपने शेयर बेचे हैं, सेल्फ स्टेटस में बेचे हैं और रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी में भी बेचे हैं। तो जो स्टैंप ड्यूटी है वो दोनों पे अलग अलग लगेगी, ₹500, 500 प्लस ₹500, 1000 एग्रीगेट। इस तरह ये क्या कहता है सेक्शन 5, ये कहता है मल्टीपल ट्रांजैक्शन जहाँ है और मैटर डिस्टिंक्ट हैं, ये मैटर भी डिस्टिंक्ट है, अलग हैं, तो उन पर स्टैंप ड्यूटी ऑन एग्रीगेट अमाउंट पर लगेगी, और इसको मल्टीफेरियस बोलते हैं। ये रिवर्स, इसका एकदम रिवर्स है। यहाँ पर सिंगल ट्रांजैक्शन थी, यहाँ पर ट्रांजैक्शन कई हैं लेकिन इंस्ट्रूमेंट एक बनाया है टैक्स, तो ये नहीं चलता है। तो यहाँ पर सेक्शन 5 लागू होगा। अब सेक्शन 6 देखिए, 6 इसमें क्या है, मल्टीपल डिस्क्रिशन इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ऐसा लगता है कि मल्टीपल हैं लेकिन इंस्ट्रूमेंट भी एक है बट फॉल्स अंडर 2 डिफरेंट हेड, 2 डिफरेंट हेड में वो फॉल करते हैं। ट्रांजैक्शन एक है, इंस्ट्रूमेंट भी एक है, बट
इन टू एंट्री शेड्यूल में जाता है तो स्टैम्प ड्यूटी हायर ऑफ द टू, दो में जो ज़्यादा है वहाँ उसमें स्टैम्प ड्यूटी अप्लाई देनी होगी। तो फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है और वो क्रॉप लगाना चाहता है, उसके पास पैसे की ज़रूरत है, शुगर कैन सपोज उसने लगाया और ये शुगर मिल है, तो ये फार्मर शुगर मिल से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फसल उगाने के लिए पैसा चाहिए 8 लाख रुपए मुझे पैसा चाहिए, आप मुझे एडवांस दे दो और मैं ये वचनबद्ध हूँ कि मैं अपनी फसल कहीं नहीं बेचूंगा, सिर्फ आपके यहाँ शुगर मिल में ही दूंगा। तो इस केस में ये जो एक्सपेंसेस ये एडवांस देता है, ये लोन तो देता नहीं है, तो एडवांस ही किया है इसने। तो यहाँ दो ऐड हैं, एक हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप, एक सेल ऑफ क्रॉप। तो स्टैम्प ड्यूटी ओनली वन बट हायर ऑफ दी टू, जिस पे ज़्यादा, इनमें से दोनों ऐड में जिस पे ज़्यादा होगी स्टैम्प ड्यूटी वो पे करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए अगर सेक्शन 4 की बात करें तो सेल मॉर्टगेज सेटलमेंट पे लागू होता है, लेकिन सेक्शन 5 मैंने बताया तो ये एक ऐसा केस है जहां लगता है कि दो ऐड हैं लेकिन है नहीं, एक्चुअली है एक ही, एक लग नहीं सकता क्योंकि सेल मॉर्टगेज सेटलमेंट है नहीं। तो ऐसे केस में सेक्शन 6 अप्लाई होगा और इस तरह जो दोनों एड्स में जिस पे स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा है वो पे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये था सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। आई थिंक इट इज़ क्लियर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।